क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य कृतिका भाग 2 चैप्टर 4 और जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है माटी वाली एक महिला। और इसके जो लेखक हैं वो विद्यासागर नौटियाल है। और इस चैप्टर का यह पहला भाग है, फर्स्ट भाग। जैसा कि विदित है, माटी वाली हमारा शीर्षक है। एक माटी वाली सशक्त महिला के बारे में इसमें बताया गया है। वृद्ध होने के बाद में भी कितनी कर्मठशील है, कर्म में अपना विश्वास रखने वाली ऐसी महिला है और अपना जीवन यापन वो करती है। वो माटी बेचकर, मिट्टी बेचकर, लाल मिट्टी जो कि घरों को लीपने पोतने के काम आती है, आपने देखा होगा। यह बहुत दशक पहले की बात की जा रही है। आज के तो खैर मकान पक्के बन गए हैं, तो आजकल तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एक गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घरों को लीपा पोता जाता था। घर जो है वो कच्चे घर हैं, कच्चे घरों को लीपा पोता जा सकता है। खैर, इसमें व्यवस्थापन की बात की जा रही है, अर्थात जब किसी के पास में कुछ रहने को नहीं होता है, एक गरीब महिला जो है, मिट्टी वाली है, इसका रहने का स्थान जो था वो उस स्थान को भी सरकार के द्वारा, आप जैसा कि आप जानते ही हो, जब सरकार का कानून नियम होता है तो ऐसे घरों को चिन्हित किया जाता है जिनके पास में किसी भी प्रकार का कोई आधार कार्ड वगैरह या कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं होता है जिससे उन्हें उस स्थान पर व्यवस्थापित किया जाए। जो भी स्थान था, माटी खाना, माटी जहाँ से मिट्टी लेकर आती थी कनस्तर में, घरों में बेच कर अपना लालन पालन करती थी। इनके पति थे और वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, वो बिल्कुल अस्वस्थ पड़े हुए थे खाट पर। ये घरों में, प्रत्येक के घर में जाकर अपना मिट्टी बेच कर अपने पेट को भरती थी, अपना जीवन यापन करती थी। और वहाँ से जो भी इन्हें उसकी मिट्टी देने के बदले में जो भी खाना पीना इनको मिलता, रोटियां मिलती, उन रोटियों में से आधा, एक आध दो गस्सा खुद खा लेती थी, बाकी रोटियों को एक कपड़े में बांधकर और अपने पति के लिए ले आती थी। इस प्रकार कई बार ऐसा होता गया। और तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब और क्या वर्णन किया गया है वह हम चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद में भी हमें महसूस होगा कि क्या है और इस चैप्टर के अंतर्गत वास्तविक क्या है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को। और यह चैप्टर आपका माटी वाला जो है वो, यह चैप्टर माटी वाली। शहर के सैमल का टप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। और किस जगह पर अपने सिर पर रखा हुआ जो था वो उतारा, कनस्तर से भरा हुआ, वो थप्पड़ मोहल्ले की ओर आखिरी घर के पास, वहां उसने अपना कंटक जो सिर पर रखा हुआ जिसमें मिट्टी रखी होती थी, ऐसा कनस्तर वहां उतारा उसने। माटी वाली टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं हुआ जिसे वह न जानती हो। और टेहरी शहर, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, वहां ऐसा कोई शहर नहीं हुआ उसे कोई नहीं जानता हो, या जहां उसे न जानता हो। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे तलक घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टेहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ उस समय की बात की जा रही है जब लोग मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया करते थे, मिट्टी से लिपाई पुताई करते थे, और उसका न जाना लोगों के घर में, और वह याद दिलाता था कि आज मिट्टी वाली नहीं आई। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और उस जैसे मिट्टी देने वाला, मिट्टी बेचने वाला कोई उसका इस प्रकार का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था।
लाल मिट्टी देते रहे कि उस काम को करने वाली वो अकेली, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके बगैर तो लगता है टेहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भेलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसके चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, और एक माटी वाली जो घर घर बेचने वाली, जिसके बिना लोगों के घर सूने रहते हैं, जिसके बिना लोगों के घर अधूरे रहते हैं। ऐसी मिट्टी बेचने वाली जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, बहुत प्यार से वृद्ध महिला, छोटे कद की महिला अपने जीवन को यापन करती है, प्रत्येक घर में मधुर भाषा के साथ, मधुर व्यवहार के साथ में बेचती है। ऐसी मिट्टी कहीं मिलने वाली नहीं है। यहाँ तक लोग घरों को लीपते हैं मिट्टी गोबर के साथ में शाम के मिलाकर अपने घरों को लीपा करते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल मिट्टी बेचने वाले को ही जानते हो, उसके साथ में जो कंटर लेके वो चलती है, जो कनस्तर लेके चलती है जिसमें मिट्टी भरी होती है, उसको भी सभी लोग, यहाँ तक वहाँ के बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग तक सभी उस मिट्टी वाली को और उस मिट्टी वाली के कंटर को पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलभुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने पर फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। और एक लड़की 9-10 साल की उसके सामने पहुंच जाती है और वह उससे कहती है, माटी वाली से, मिट्टी बेचने वाली से, कि मेरी माँ ने आपको बुलाया है। उसने कहा अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपनी कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ल देने का कह दिया कि मेरे इस मिट्टी को एक कोने पर आप उड़ेल दीजिए। तू बहुत भाग्यवान है। और जो लड़की उसको मिट्टी वाली को बुलाने आई, उसके यहाँ वो गई, वहाँ की मालकिन ने उसको मिट्टी को एक कोने पर डालने के लिए कह दिया। उसने सारी मिट्टी एक कोने पर डाल दी। उससे कहा तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। बिल्कुल चाय के टाइम, या टाइम शब्द का प्रयोग, तद्भव शब्द का प्रयोग, टाइम या समय कहते हैं। तू आई है, बहुत अच्छी है, तुझे चाय भी मिल जाएगी हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह भाग्यवान होता है, हम उस व्यक्ति को भाग्यवान समझते हैं जो खाते वक्त हमारे घर पर आ जाता है। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं हो सकता है। आप उस व्यक्ति को लेकर कभी भी दुखी मत होइए कि आप जब खाना खा रहे हो और कोई आ जाए तो दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कि मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई लकी नहीं है जो कि मेरे खाते वक्त कोई आ गया है। उसे भाग्यवान समझिए, उसे लकी समझिए, वह उसे भी समझिए और अपने आप को भी समझिए। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई और 2 रोटियां लेकर वो मालकिन आई, जिस मालकिन की मिट्टी डाली उसने, बुढ़िया ने, माटी वाली ने, और वह उसके लिए 2 किचन से रोटी लेकर उसे
फिर किचन की तरफ चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास गुड़िया के पास जमीन पर रख दिया और उसने देखा जैसे उसने 2 रोटी वो दे के गई। जो मालकिन थी, जिस घर में मिट्टी डालने गई थी, उसने क्या किया कि उस मिट्टी को वहाँ उड़ेल दिया। वह उसके लिए 2 रोटी लेके आई थी, 2 रोटी देके वो चली गई। जाने के बाद में उसने जो गुड़िया थी, उसने एक रोटी अपने कपड़े में बांधकर जल्दी से झटके से, उसने देखा तो देख तो नहीं रहा और वैसे ही चबाने का बहाना बनाती रही कि आएगी, वो पूछेगी कि रोटी तेरी खाली कि नहीं थी, तो कह दूंगी मैंने एक रोटी खा ली। जो कि उसने एक रोटी अपने पति की, देखिए कितनी धर्म पतिव्रती और पतिव्रता औरत थी, अपने पति के बारे में कितना सोचती थी। व्रत देखिए, मतलब खुद नहीं खाती थी, अपने बुजुर्ग पति के लिए वो रोटी ले जाती थी। और उसने ऐसा ही किया, 2 रोटी दी जिसमें से एक रोटी अपने हाथ में लगी रही, एक रोटी को उसने बुजुर्ग पति के लिए कपड़े में झटके से बांध दिया जिससे उसको पता ना लगे। उसके बाद में वो किचन से दोबारा जो मालकिन आई, उसने उसके पीतल के गिलास में चाय लेकर आई, उसके सामने उसने रख दिया। ले सद्दावासी साथ कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा और मेरे पास में किसी प्रकार का कोई चाय के साथ में कुछ नहीं है और इन रोटियों के साथ में कुछ नहीं है जिनसे आप रोटियों को साग सब्जी नहीं है, चाय के साथ में तू खा ले इसको। माटी वाली ने खुले कपड़े के छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया और अपने धोती के टुकड़े से, अपने पल्लू से लपेट के उस गिलास पर, पीतल के गिलास पर जिसमें चाय थी, उसको पकड़ लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुसु करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे चाय सुड़कने लगी और अपने पल्लू से पकड़कर उसे उसमें जो चाय रखी थी उसको फूंकार से, अपनी फूंक से, हवा से उसको ठंडा किया और रोटी के माध्यम से उस चाय को, रोटी को खा लिया उसने। चाय तो बहुत अच्छा साफ हो जाती है ठकुराइन जी, चाय तो बहुत अच्छी साफ हो जाती है। गरीबों को जो कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, उसे खा लेते हैं, मस्त हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई पड़ी मत ललचावे जी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जैसा भी ईश्वर की कृपा से जो भी जिस वक्त प्राप्त हो जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, कह देना चाहिए ईश्वर ने जो दिया है वो अच्छा दिया है, इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। भूख मीठी के भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। और उस ठकुराइन को कहा कि इस प्रकार के पीतल के गिलास अब किसी भी प्रकार कहीं भी नहीं मिल सकते। तुमने पता नहीं कब से इन गिलासों को तुमने साथ संभाल के रखा है, धन्य है तुम। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए होंगे। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता है। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मशहूर कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने तमाम चीज़ें उनकी जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं और सब घरों से। इतनी बातें ये आपस में करते नहीं, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे
दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या हुआ, मेरी तब देखने वाला तो कोई भी नहीं है। इस प्रकार दोनों में संवाद हो जाता है और यहाँ तक दोनों की बात आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार वो मिट्टी वाली है, अपने जीवन को यापन कर रही है। घरों में मिट्टी दे देकर वहाँ से 2-4 जो भी रोटियाँ मिल जाती हैं उसमें से कुछ रोटियाँ खा लेती है, कुछ रोटियाँ वो अपने पति के लिए रख लेती है। इस प्रकार यह संवाद यहाँ तक पहुँच गया है। इसके बाद में जो संवाद बचा हुआ है उसको अगले भाग